नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली से सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड GIS 2023 में उद्यमियों से वार्ता कार्यक्रम। By the DPIT. So that kind of operation maintenance I am talking about. And the last one is about talking about the governance. I would not be talking much about this one. I would just say that we ranked at 23rd in ease of doing business ranking in 2016 when the first ranking came, and now we are ranking at 6th. So that kind of growth has been done by Uttarakhand. That kind of things have been changed in Uttarakhand in last 5 years. We have touched almost 1200 acts of central and state, and out of them almost like 600 acts are getting repealed in next Vidhan Sabha itself. And at the same time, we have gone for the decriminalization of various acts, so that like all these redundant acts which gives which says that okay, we need to put up people behind the bars and all that kind of the things are changing in Uttarakhand. That kind of reforms are happening out in Uttarakhand. I'm just giving a bit of a highlight of Uttarakhand Global Investment Summit, for which we are looking forward for your support and coordination. The date, the tentative date, obviously, that for part fruitful outcomes benefiting both industry and the government bodies. These achievements have effectively translated into has been privileged to long-term association with the government. It's indeed heartening to see the state government has ramped up its progressive initiatives and is striving to go extra mile to development of the state. Uttarakhand Global Summit 2023, one of the progressive initiatives, serves as a pivotal platform for insightful discussions on potential investment, avenues and strategies. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की, जहां उन्होंने उत्तराखंड में आपदा से हुई क्षति के बारे में जानकारी दी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड में आपदा से हुई विद्युत लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें और विद्युत संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोयला आधारित संयंत्रों के 400 मेगावाट की स्थायी आवंटन किए जाने का भी सीएम केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कमेटी ने 1 दिवसीय वोटर चेतना महाअभियान का आयोजन किया है, जिसमें गढ़वाल रीजन के समस्त मोर्चे के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान एक निजी होटल में आयोजित इस अभियान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें 18 वर्ष के युवाओं का मतदान सूची में नाम जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जिनका नाम सूची में गलत है उन्हें ठीक किया जाए। साथ ही जो लोग क्षेत्र से स्थानांतरण कर चुके हैं उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटाया जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा में चुनाव मतदान पारदर्शी कराने के लिए भाजपा के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नए युवाओं को भाजपा की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्सिया नाले का निरीक्षण किया और एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रक्सिया नाले के बारे में जानकारी ली। कहा कि नाले के तेज बहाव को देखते हुए आबादी के किनारे कटाव वाली जगह पर प्रोटेक्शन वर्क प्लान किया जा रहा है। फिलहाल नाले का बहाव कम है, जिसको देखते हुए सेल्टिंग का काम किया जा रहा है। बरसात का मौसम निकल जाने के बाद नाले पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटेक्शन वर्क शुरू किया जाएगा। साथ ही कहा कि नाले की वजह से काफी नुकसान हो चुका है, जिस वजह से वहां के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र शिफ्ट किया जाना है। और बताया कि फिलहाल प्राथमिकता के तौर पर नाले के रुख को बीचों बीच करने की कोशिश भी की जा रही है। मार है और काफी नुकसानी तो हुई है,
प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नदियाँ भर गई हैं और वो अगल बगल को मार रही हैं, अपना रास्ता बदल रही हैं। अब चूंकि ये पूरा आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र में अपने लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगली खबर डोईवाला से है, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। बता दें कि बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटने से पानी की पाइपलाइन को काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं के द्वारा गदेरे में अवैध रूप से कब्जा कर प्लॉटिंग की गई है, जिसके कारण गदेरे का स्वरूप नाली जैसा हो चुका है। लेकिन बारिश और बादल फटने से पानी ने भूमाफियाओं की प्लॉटिंग से अपना रास्ता बनाकर आबादी की ओर रुख कर लिया है। साथ ही ग्रामीणों और ग्राम प्रधान रेखा बहुगुणा ने शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए रास्ते और पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की है। बैक में इतना पानी आ रहा है, इसे जामन खाला बोलते हैं, और इससे ऊपर हमारी पाइपलाइनें, आज आप देखोगे तो वहाँ भयंकर नदी का रूप हो रखा है और शायद बादल फटा होगा ऊपर, और सारे ऊपर का पानी सारा इधर ही आ रहा है। तो हमारी पाइपलाइन तो पूरी ध्वस्त हो गई है और हमारा एक यहाँ पर एक पानी का बहुत अच्छा स्रोत था, वो भी दब गया है। हमारी पाइपलाइन है ऊपर, पाइपलाइनें टूट गई और वो भी बह गया। हाँ, सिंचाई के कुल का चैम्बर था, वो भी बह गया है। ये कल शाम हुआ। बादल फटा है, शायद बादल ही फटा होगा, बारिश का। हाँ, बारिश हुई। रविवार देर शाम उत्तरकाशी बस हादसे में घायलों को एम्स ऋषिकेश अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे और बताया कि उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 लोग घायल हुए थे, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही कहा कि घायलों को उचित उपचार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों के बेहतर इलाज के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लंगनानी उत्तरकाशी में कल बस दुर्घटना हुई थी, उसमें जो 28 पेशेंट जो घायल हुए, 14 पेशेंट को यहाँ एम्स रात ही लाया गया था। और मुझे इस बात को कहते हुए अच्छा लग रहा है कि सभी पेशेंट यहाँ अच्छे हैं और 3-4 पेशेंट में थोड़ा सा इंजरी उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनको भी मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ सीरियस है, कोई उनको दिक्कत नहीं। यहाँ की पूरी टीम लगी है, डायरेक्टर मैम यही लगातार उनको मॉनिटरिंग कर रही है, सभी डॉक्टर टीम लगे हैं, प्रशासन यहीं पे है, हम लोग भी इसलिए आए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के इलाज से पेशेंट भी संतुष्ट है और पूरी परवरिश उनकी हो रही है और उनका देखभाल हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी लगातार बातचीत हो रही है और मुख्यमंत्री जी भी अभी दिल्ली में, आप जानते ही है, शाम को या कल को आएंगे, वो भी एक विजिट यहाँ करेंगे। मुझे लगता है तब तक काफ़ी चीज़ यहाँ पे। और लक्सर के रोहलकी और धर्मोपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने खानपुर विधायक के प्रतिनिधि रजत पवार की अगुवाई में तहसील मुख्यालय पहुंचे और एसडीएम यशपाल गोपाल सिंह चौहान से मुलाकात करके सरकार की टीन शेड योजना में घोटाला किए जाने की शिकायत की है। तो वहीं विधायक उमेश कुमार के प्रतिनिधि रजत पवार ने एसडीएम को बताया कि ग्रामीणों के सीधेपन का फायदा उठाकर उनके साथ धोखा किया गया है। उनके हक के कई लाख रुपए की राशि खानपुर विकासखंड के कर्मचारियों ने हड़प ली है। इसके अलावा योजना का लाभ देने के नाम पर लालच देकर ग्रामीणों से रिश्वत की वसूली भी की गई है। तो वहीं पूरी बात सुनने के बाद एसडीएम ने खानपुर खंड के विकास अधिकारी को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। ग्रामीण है रोहाल की ग्राम पंचायत, रोहाल की धर्मपुर एक ग्राम पंचायत जो खानपुर ब्लॉक में है, वहाँ के रहने वाले हैं। सीधे साधे लोग हैं, जैसा प्रधान या कोई भी अधिकारी ने समझा देता है वैसा समझ के बेचारे उसका पालन करना शुरू कर देते हैं। इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और इनका जो अधिकार है, इनके अधिकारों का जो पैसा था वही इनका गमन कर लिया गया। कई लाख रुपए का वो गमन है। इन्हें बेवकूफ बना के इनसे पहले तो टीन शेड के नाम पर जो इनका हक बैठता था उसका पैसा ऐंठ लिया गया, उसके एवज में रिश्वत ली गई। उसके एवज में रिश्वत लेने के बाद इनका पूरा पैसा इन्हें अभी तक नहीं दिया गया। चुनावी दौर में
मिली भगत से, प्रधान प्रत्याशी और सेक्रेटरी की मिली भगत से उस पैसे में से कुछ पैसा इन्हें एज ए चुनावी लालच के तौर पे इनके खातों में भिजवाया गया, वो भी सेक्रेटरी ने अपने घर पे बुलाने के बाद। उसके बाद से इनका पूरा पैसा ज्यों का त्यों वैसा ही है। इनसे निर्माण कार्य करवा लिए गए, ये भरोसा दिलवा के कि आपके पैसे आपके खातों में आ जाएंगे। उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली, इनके निर्माण कार्यों को दिखा। इसमें आपका मनरेगा से कोई कार्य हुआ है और इनको उसके एवज में शायद मजदूरी वगैरह नहीं मिली है, तो ये धर्मपुर है, ये आपका जो ब्लॉक खानपुर है, वहाँ से एक मंडल आया था ग्रामीणों का। तो इसमें मैंने वीडियो को स्वयं जांच करने के आदेश दे दिए हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाए। रेरा को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों जहां प्रशासन ने किसानों की रेरा एक्ट के विरोध में आयोजित ट्रैक्टर रैली को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, तो वहीं सोमवार को नगर निगम सभागार में एक बार फिर प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय और किसानों के बीच हुई बातचीत विफल रही। रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश साफ नजर आ रहा है। वहीं इसको लेकर किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मामले का समाधान नहीं निकला तो किसान इसके खिलाफ महापंचायत कर बड़ा आंदोलन करेंगे। जमींदारी बिना से भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत धारा 176 में होगा, क्यों पूरे नहीं बनवा रहे हैं आप? इसकी मरने की स्थिति हो जाएगी। गैर राजनीतिक संगठन है हमारा और इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दल अगर कहे कि हम इसको चला रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि कल के ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ मैं गलत न्यूज देख रहा था। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय विधायक मोहन सिंह बिस्जी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कानून को हम किनारे करेंगे। बंशीधर भगत जी के पास भी हमारा डेलीगेशन, हमारे लोग गए और रामनगर में भी हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्होंने जाके अपनी बात रखी। कल हमें सुमित हरदेव जी भी समर्थन देने आए थे। तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमें बैठक जो कल का धरना था, धरना तो नहीं था, किसानों की रैली थी ट्रैक्टर को, क्योंकि इससे पहले प्रशासन ने हमें बदनाम करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। तो इसलिए किसानों ने जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से जो खेती का प्रतीक है उसको लेके आए, लेकिन प्रशासन ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके बाद वो धरने में तब्दील हो गया। आज जो प्राधिकरण सचिव महोदय वहाँ आए, उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी, इसी शर्त पे किसान वहाँ से हटे। तो आज आप इस बात को समझ लीजिए, आप मीडिया के सारे साथी हैं, हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हम 10 बड़ी अप्रोच करके 100 आदमी 50 आदमी इकट्ठे नहीं करते, ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं हैं। कल भी कोई बुलाए हुए लोग नहीं थे, स्वतः ही आए हुए लोग थे, क्योंकि किसानों की इतनी जबरदस्त पीड़ा है, उसमें बीजेपी कांग्रेस जैसी कोई बात। नागपंचमी के मौके पर पौड़ी के शीर्ष पर स्थित नागदेव मंदिर में 3 दिन से चल रहे पूजा अर्चना कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों की तादाद में भक्तजनों ने आराध्य के दर्शन किए और उन्हें दूध, फल, प्रसाद आदि चढ़ाया। 3 दिनों से नागदेव मंदिर में पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। हर साल की तरह इस साल भी सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही थी। भक्त दर्शन करने के साथ ही साथ भगवान का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही पूजन और भंडारे को सकुशल संपन्न करवाने के लिए सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। तो उस समय से जो है ये नाग देवता का जो है यहाँ पे जो है कि हम पूजन पुराने से मतलब पुरानों से लेकर पूजा का वो होता है। आज से जो है जब ये समिति ने जो है यहाँ पे जो है हर आदमी ने मतलब चाहे बाजार से हो चाहे हमारे युवा साथी हो, सब ने जब ये सहयोग दिया, उस सहयोग से आज एक भव्य जो है यहाँ पर उसका जो है एक नागपंचमी में उसमें जो है ये आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय होता है। मेन इसमें जो होता है कि जिन भक्तों में काल सर्वयोग के कारण उनके बाधाएं उत्पन्न होती है जीवन के अंदर, उसको खत्म करने के लिए काल सर्वयोग की पूजा होती है। तो ये 3 दिवसीय पूजा होती है। पहले दिन पूरे बाजार में मूर्ति को नहा के और पूरे बाजार में सारे मंदिरों में ध्वजारोहण करने के बाद यहाँ का आयोजन शुरू हो जाता है। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि ये नागपंचमी के दिन जो विशेष पर्व है नाग भगवान का उसके ऊपर होता है। मसूरी में नागपंचमी के मौके पर 500 साल से ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नागपंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और नाग देवता की मूर्ति पर दुग्ध अभिषेक किया, उनका दर्शन पूजन किया। इस मौके पर नाग मंदिर समिति की तरफ से आयोजित शिव महापुराण कथा का समापन भी किया गया। देखिए, सबसे पहले मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, सभी भक्तों को नागपंचमी के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। नाग देवता उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी
देखिए आप, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद भी बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। और नाग देवता पहाड़ों में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी हमारे क्षेत्र के लिए दिवाली और एक गाय हुआ करती थी जो यहाँ के मेन पुजारी की गाय थी, वो डेली जब सुबह जंगल के लिए खोलते थे तो उसको शाम को दूध नहीं मिलता था और सुबह के टाइम दूध निकाल के घर से भेजता था। तो एक दिन पुजारी ने इसका जो है गाय का पीछा करना शुरू करा कि मेरा गाय का दूध कहाँ जाता है। तो गाय के पीछे पीछे जब इस जगह पहुंचा। फैलते नशे के खिलाफ अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चिंतित हैं और लगातार शासन प्रशासन के साथ मिलकर सामाजिक संस्था और पुलिस विभाग जन जागरूक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस कार्यक्रम में डोईवाला में सामाजिक संस्था के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना नशा मुक्त हो उत्तराखंड अपना कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक सभागार में किया गया, जिसमें डीआईजी देहरादून, एसपी पुलिस, क्षेत्राधिकारी डोईवाला के साथ स्काउट गाइड के अधिकारी और तमाम छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं डीआईजी ने कहा कि आज नशे के कारोबार जिस तरह से फल फूल रहा है, जिस पर जागरूक होकर रोक लगाई जा सकती है। अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है जिसमें ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं। चूँकि हम ये सब समझ रहे हैं कि आज जो ड्रग्स है ये बहुत ही एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये एक बेसिकली एक दीमक की तरह है। जैसे दीमक खोखला करती जाती है, वैसे यह भी अब मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य को एक तरह से खोखला कर रही है। बेसिकली इसी जो ये ड्रग्स हैं इसके लिए हम रोकने के लिए इसमें हम दो चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसमें हम एक चीज़ होती है कि हम जागरूक करें लोगों को। और यहाँ पर किया जिसमें बच्चे यहाँ पर आ गए थे और सौभाग्य से मुझको भी आने का मौका मिला। वास्तव में एक बहुत बड़ा आज के डेट में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और इसमें जो हमारे नवयुवक जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमारे युवक जो हमारे परिवार के हैं, जो वल्नरेबल हैं इन चीज़ों इस नशे के प्रति, उस संबंध में बहुत अच्छा एक आपने कदम उठाया है। और मैं आपको अवगत करा दूँ कि पुलिस विभाग ऑलरेडी हम लोग जैसे देहरादून में हम लोगों ने एक पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है। आइडेंटिफाई किया कि कितने लगभग 14,000 ऐसे लोग हैं जो नवयुवक हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, उनका हमने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है। उनका हमने काउंसलिंग में हम लोग पर्यटन नगरी रानीखेत में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। ओल्ड एस गोल्ड केयर सेंटर में सिविल जज सीनियर डिवीजन सची शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। वहीं हिमालयन बुजुर्ग जन उत्थान समिति अध्यक्ष एवं जेबी सिंह और लीगल सलाहकार डीजी करगेती ने बुजुर्गों की अनेक समस्याएं रखी, जिनके निवारण पर विचार विमर्श किया गया। आज सर्वप्रथम मैं सभी सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन्स डे विश करना चाहूँगी और आशा करूँगी कि वो जो अच्छा कार्य करते आए हैं अभी भी करते रहें और पूरे जोश के साथ स्वस्थ रहें और खुश रहें। और वो हमारे समाज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ग हैं और उन्हीं की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो स्ट्रांग है। तो आप सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। अगली खबर लक्सर से है, जहां 19 अगस्त को एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। बता दें कि परिजनों ने खानपुर क्षेत्र के एक युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद कोतवाली की ओर से बताया गया है कि उन दोनों की जानकारी सर्विलांस की मदद से हिमाचल प्रदेश में मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद बयान दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चहलकदमी तेज हो गई है, जहां बीजेपी अपनी 10 साल की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की उलझन में उलझती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जहां आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस की सक्रियता फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही।
अभ्यास शिविर। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की तरफ से कांग्रेस के मजबूत क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से समय समय पर बैठ लेने का काम भी किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से वो 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराएगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी करार दे रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव को लेकर के पूरी तरह से सक्रिय होकर काम में जुट गई है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। इसी के तहत हमारे चाहे वोटर चेतना अभियान की बात करें, चाहे हम नव मतदाता जो हम बनाने वाले हैं, चाहे हमारे जो मंडल स्तर पर जो हमारी अन्य बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा हो, कई प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम हमारे संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 में जनता को अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य कर रही है। कांग्रेस के पास न तो उनके कांग्रेस के पदाधिकारी न उनके कार्यकर्ता रह गए हैं और उत्तराखंड की जनता ने तो उनको एक बार नहीं अनेकों बार नकार दिया है और उनके साथ चाहे कई अभियानों चला रहे, अपने कार्यक्रम के नाम भी बदलते रहते हैं, लेकिन उनके साथ न उत्तराखंड जनता खड़ी हो रही न उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं। मुझे तो बड़ा ताजुब लगा कि वो कह रहे हैं कि प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर जोड़े जाएंगे। एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, दूसरी तरफ 10,000 वोटर आप कहां से लाएंगे? पर्वतीय क्षेत्र में या उत्तराखंड की विधानसभाओं में वोटरों की संख्या हाईएस्ट 2 लाख के लगभग है और कम से कम 90,000 है। क्या कोई विधानसभा ऐसी है कि जिससे वर्तमान में वो 10,000 वोटर जोड़ लेंगे? झूठ भी बोलिए तो कम से कम थोड़ा खपने वाला झूठ भी बोलिए। आप 1,000, 1,500, 2,000 भी कहते, हम मान सकते हैं कितने वोटर कटेंगे, घटेंगे, हटेंगे, नए नौजवान जुड़ेंगे भी, लेकिन 10,000 वोटर जोड़ने की बात कर रही है भाजपा। कहां से लाएंगे ये? फिर कहेंगे कि साहब फिर उसके बाद कह देंगे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भाई, मेरा सवाल है भाजपा से, वो 10,000 वोटर किसी भी विधानसभा में बना के दिखा दे और बताए कि वो कहां से वोटर लाएगी और किस तरीके से करेगी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में किसकी मेहनत रंग लाती है। क्या बीजेपी के सिर जीत का सेहरा सजता है या फिर कांग्रेस देवभूमि में अपना विजय ध्वज लहराती है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि 2024 में इंडिया गठबंधन देवभूमि उत्तराखंड की सीटों को कैसे शेयर करती है। साथ ही क्या बीजेपी अपनी 5 सीटों की जीत को बरकरार रख पाती है या फिर इस बार खेला होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तीनों कैंपस में वजीफा न मिलने से नाराज पीजी स्कॉलर के सभी छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। बता दें कि ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय में छात्रों ने तालाबंदी करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। इस दौरान छात्रों की हड़ताल के चलते ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में आने वाले मरीजों और अन्य लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।